सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है। सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला ने अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख है, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और विनती भी आएगी। हाँ, उसी को तो पहुंचाने आ रही हैं। आहा, अब तो विनती 3 महीने यहीं रहेगी। पापा, अब विनती को यहीं बुला लो। मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी। फिर जुलाई को उसकी शादी होगी। डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तो तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम विवाह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? हम बस पढ़ेंगे, बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च कर लेंगे और बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी आपके बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल की बातें तो सुनो इसकी। अच्छा, 2 नान खटाई और दो। शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, विवाह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाई हाथ में उठाकर कहा। लारक, नहीं, पहले बता दो। अच्छा अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयां रखकर पंखा झलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाइयां खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले। तेरी सास तुझे देखने आएंगी तो यही नान खटाइयां तुमसे बनवा कर खिलवाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि विवाह नहीं करेंगे। कहा? हाँ हाँ, विवाह नहीं करूंगा। यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा विवाह नहीं करूंगा यह मैंने कब कहा? हाँ। ओ, ये तो फिर झूठ बोल गए तो, सुधा बोली। अच्छा चलो ओहर, महाराजन ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मरे दुलारे बहुरानी जात है। महाराजन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हाथ था उसे। और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बातें सोचने लगी। क्लास में क्या मजा आया था कल। गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है। सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। और यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में टोका टोकी करता रहता था। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा। और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। या चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगना सुधा पर रौब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है। और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा, अभी करो फौरन। और सुधा का काम होगा तो अरे भाई, क्या करे, भूल गए। अब आज ही देखो, सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं। और कह गए 2 बजे तक के लिए, तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी। ना नींद आएगी, ना किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा? इम्तिहान को कितने थोड़े दिन रह गए और सुधा की तबीयत सिवाय कविता के कुछ और पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई। और 3 बजे जब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोसिया पड़ी थी। सुधा बड़ी प्यारी थी, बड़ी खूबसूरत, और खास तौर से उसकी पलकें तो घनी और थी। इतनी गोरी गुदारी की कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मूंगियां होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था। और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों से की बनी हो।
केसु आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चोटीला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरे छोर मेज के पाए से बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा, सुधा, उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए हैं उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुलाया था रानी? 2 बजे, जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए पूछा। उफ़ो, सुधा बाह झटक कर बोली, मार डाला बेदर्द कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तियार मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढांकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इससे पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसु बोली, या सनम, जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांधना, नचाना उन्हें अभी से बेताब क्यों हुई जाती है? अरे रानी, उनकी चोटी कहाँ, मियाँ है मियाँ, चोटी ना सही दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूं। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊं? बताऊं बताऊं कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसु, सुनो, इसी मंगल नहीं नहीं बृहस्पति को बुआ आ रही है। वो चली जाएंगी तब आऊंगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूं? अब भी कामनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुंचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली, अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाते हुए कहा, अभी आए हो, बैठो हो, दामन संभाला है। आहा, अब तो भी उर्दू शायरी करने लगी, गेसु ने बैठते हुए कहा। तेरा ही मर्ज लग गया है, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और मर्ज न लग जाए, वरना तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा, गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे, ये वो गुड़ नहीं कि चींटी खाए। देखूंगी, और देखूंगी क्या, देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। गेसु ने सुधा की ओर मुड़ देखते हुए कहा। धत पगली कहीं की। सुधा ने गेसु के एक हल्की सी चपत मारकर कहा, यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी? यह हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी। बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुमसे मैंने आज तक तो कभी कुछ नहीं छिपाया और ना शायद कभी छुपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुमसे छिपी ना रहती। और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ कहानियां में पढ़ा कि किसी को देखकर मैं रोने लगे, गाने लगे, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझे नहीं हुआ। गेसो ने पूछा, कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरे नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानो, नहीं। इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे नहीं मालूम होता? सुधा बोली, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो,
तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन जिंदगी से जितना मुझे साबिका पड़ चुका है, अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है, या खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे, हमारा सिर तो किसी के कदमों में रखा हुआ था और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठती हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक अख्तियार तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छुपाया है, कौन जानता है तेरे दिल के खुद तुझसे यह राज छुपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए केसु बोले, लेकिन मेरी एक बात मानोगी तू? तो कभी इस दर्द को मोल न लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ की क्या बात है, तू तो है ही। तुझसे पूछ लूंगी उसका इलाज। मुझसे पूछकर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज है? बांट ले अपने पराए दिल, दर्द दिल। बांट ले अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुखवार है। तू इन तकलीफों के लिए नहीं बनी मेरी चंपा। और गेसू ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओफो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब है। किसके इंतजार में बेताब है तू? गेसू ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतजार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है। आजकल वही तू सबको समझती है। इंतजार विंतजार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे। अब इम्तिहान कितना नजदीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ, क्या पढ़ाई हुई है? असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदन ने मना किया था, सुधा बोली। गेसु ने एक क्षण सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा जाने दे, पूछो ना। नहीं, पूछना क्या? खुद जाहिर है क्या? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा, फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है। आधा घंटा हो गया है, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हजरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो विनती को लेकर आएंगे, और हसरत से कह देना, तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम। और केसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, एक सुधा से जाने क्या खार खाए बैठा है कि सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है और घर में किसी से कहे काम के लिए, खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता है कि वह छोटी से छोटी चीज के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है, और काम नौकरों से करवा भी ले, पर अब मास्टर तो नौकर से नहीं ढूंढवाया जा सकता, ऊन तो नौकर पसंद नहीं कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता। और चंदर का यह हाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदन ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा का चेहरा देखते ही वह समझ गया। काहे मुंह बना रखा है? 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे, अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। बिसारिया को जानती हो, वही आएंगे और
उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे ही बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे हैं। अंत उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लाकर आंगन में पानी लेने लगा, तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे वह चंदर से कितना ही ढीठ क्यों ना हो, पर चंदर गुस्सा रहता था तब सुधा की रूह कांप उठते थे। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती थी कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेज़पोश बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी में से कुछ निकालने। लेकिन चंदर अपनी चाट में निगाह गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंख में आंसू छलक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रोई, खूब रोई और फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में गई। चंदन ने चाट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर से टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वहां जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया। हिम्मत करके कहा, चंदर क्या? बड़ी भर्राए गले से चंदर बोला, इधर देखो। सुधा ने बहुत दुलार से कहा, क्या है? चंदन ने उधर देखते हुए कहा, अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गए तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया। पता नहीं तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर दो बड़े बड़े मोती ढल आए। क्यों? अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो? मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन में छुपाने लगते हो। इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं थी। हाँ और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन हैं तुमसे पूछने वाले? सुधा ने बड़े दुखी में कहा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? अपना हाल हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी बताएं कि आप किस शहर से सुन रहे हैं। और हाँ, इस उपन्यास का नाम है गुनाहों का देवता। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगर आप ये पाठ अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आपकी मोटिवेशन की हमें बेहद ज़रूरत है। और आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी, इसका तहे दिल से आपका शुक्रिया।